हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को ग्रहों के गति के केपलर के नियम के बारे में बतलाऊंगा, यानी कि केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो सबसे पहले हमारा जो पहला नियम है वो है कक्षाओं का नियम, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो इसमें आप लोगों को जानकारी होगा, ठीक है, कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ जो है वृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हैं। सूर्य जो होता है वो केंद्र में होता है, आप लोगों को ये बताया गया होगा। लेकिन आज हम ये बोलेंगे कि आप लोगों को जो जानकारी दी गई है वो आधा अधूरी दी गई है, यानी कि यहाँ पर जो जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ का अनुसरण नहीं करते हैं, वो एक अलग पथ का अनुसरण करते हैं और वो पथ होता है अर्धवृत्ताकार पथ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा हो गया अर्धवृत्ताकार, यानी कि इलिप्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा हो गया इलिप्स। अब इलिप्स का दो नाभि होता है, दो फोकस होता है। जैसे ये हमारा पहला, हम लोग इसे नाभि यानी कि इसे हम पहला फोकस कह देते हैं F1, और फिर जो दूसरा नाभि और फोकस होगा वो हमारा हो जाएगा F2। समझ में आ गया। अब यहां से ध्यान देने योग्य बातें हैं, F1 है और ये F2 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो नाभि हमारे पास दिया गया है। अब क्या हो रहा है कि जितने भी ग्रह हैं इसी वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेंगे, जितने भी ग्रह हैं इसी वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेंगे। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और यहां पर जो सूर्य होगा वो किसी ग्रह के लिए वो प्रथम नाभि पर होगा, तो किसी दूसरे ग्रह के लिए वो दूसरे नाभि पर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सूर्य जो है किसी एक नाभि पर उपस्थित होगा। ठीक है, अर्थ के लिए वो मान लेते हैं कि F1 नाभि पर है, तो यदि हम लोग कोई दूसरा ग्रह ले लेंगे, जैसे मंगल ग्रह ले लेंगे, तो मंगल ग्रह पर हो सकता है कि वो F2 पर हो। ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षाओं का नियम। तो ये नियम हमें क्या बतलाता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य प्रत्येक ग्रह सूर्य के, ठीक है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर अर्धवृत्ताकार 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 पथ का पथ पर चलते हैं और सूर्य अर्धवृत्ताकार के नाभि पर उपस्थित होता है। वृत्ताकार के नाभि पर उपस्थित रहते हैं, नाभि पर रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, यही होता है हमारा कक्षाओं का नियम। ठीक है, तो एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये हमारा हो गया अर्धवृत्ताकार। ठीक है, समझ में आ गया। इसका फोकस है F1 और ये इसका नाभि है F2। F1 और F2 इसके दो नाभि हैं। ठीक, और प्रश्न ये दिया जा रहा है कि यहां पर सूर्य जो है वो मौजूद है, उपस्थित है, तो क्या ये सही है क्या? तो जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि जो सूर्य जो है वो नाभि पर ही उपस्थित हो सकते हैं, कहीं बीच में वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया, ये गलत है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा दूसरा नियम है वो है क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का नियम।
तो इसको हम लोग जरा समझते हैं ये क्या होता है। ये समझिए ये क्या होता है। ये क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं इसको। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का नियम। अब इस नियम को हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये कहता है, इसको पहले समझिए। यहां पर हम लोगों को मालूम चल गया कि सूर्य जो है वो अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। यहां पर क्या होता है, दो नाभि होते हैं इसके। मान लेते हैं यहां पर ये इसका प्रथम नाभि है और ये हमारा दूसरा नाभि है। ठीक है, ये प्रथम नाभि हो गया, ये हमारा दूसरा नाभि हो गया। समझ में आ गया। तो एक बात आप लोग बताइए कि सूर्य, मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रथम नाभि पर उपस्थित है। ठीक है, ये हमारे सूर्य हो गए। प्रथम नाभि पर सूर्य उपस्थित है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा बिंदु ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा ग्रह। ठीक है, अब ये ग्रह जो है वो चल रहा है। ठीक है, ग्रह चल रहा है और इसी पथ पर ना जाएगा जी, इसी पथ पर जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्ताकार पथ पर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रह चल रहा है। तो ये ग्रह चल रहा है, तो कुछ समय बाद, टी टाइम बाद, ये ग्रह जो है वो बी बिंदु पर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो टी टाइम बाद ये ग्रह कहाँ आ गया, बी बिंदु पर आ गया। तो आपको करना ये है कि जो सूर्य है और सूर्य से जहां पर ग्रह शुरू में उपस्थित था उस बिंदु को हम लोगों ने मिला दिया। अब जहां पर ग्रह अंतिम में उपस्थित था उस बिंदु को हम लोगों ने यहाँ पर मिला दिया। ठीक, समझ में आ गया। तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया, टी समय में हो गई, टी समय में। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते मान लेते हैं कि अब यही ग्रह बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये ग्रह जो है यहाँ पर सी बिंदु पर है। समझ में आ गया। सी बिंदु से ये चलते चलते ये पहुंच गया डी बिंदु पर। ठीक है, ये डी बिंदु पर पहुंच गया। अब हम लोग क्या करते, ग्रह ऐसे बढ़ रहा है तो हम लोग इसे सन से, सूर्य से मिला लेते हैं, ये हो गया। और इसे हम लोग सूर्य से मिला लेते हैं, ये हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझिए, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बातें ये है कि इसमें उसने टाइम लिया, मान लेते हैं टी डैश। और जो क्षेत्रफल हो गया वो ए डैश हो गया। फिर यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया ए और टाइम लिया टी समय। अब क्या होगा, केपलर ने ये देखा कि ए बाई टी, यहां पर हम लोग ए बाई क्या करेंगे, टी करेंगे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा कि उन्होंने देखा कि ए डैश बाई टी, तो ए डैश बाई टी डैश, ए डैश बाई टी डैश, क्योंकि आप समझिए यहां पर। तो उन्होंने देखा कि इन दोनों का जो मान है वो समान है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं क्षेत्रफल का वेग। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का वेग हम लोग इसे कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का जो चाल है, ये क्षेत्रफल का चाल मतलब वो क्या होगा, नियतांक होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। यही क्या है, क्षेत्रफल का नियम कि मान लेते हैं कि सूर्य और आरंभिक बिंदु में और अंतिम बिंदु को हम लोगों ने मिला दिया तो हमें एक क्षेत्रफल मिलेगा। ये वाला क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि कितना क्षेत्रफल है और ये कितने समय के अंदर है, ए बाई टी करेंगे। ठीक है, फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आरंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर इसने कुछ क्षेत्रफल को कवर किया, प्राप्त किया। तो क्षेत्रफल हो गया हमारा ए डैश और समय कितना हो गया टी डैश। तो ए डैश बटा टी डैश, ये फिर आरंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु ये हो गया। ए डैश बटा टी डैश करेंगे तो वो दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बातें आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लोग बड़े ही आराम से हम लोग लिख सकते हैं, ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह तथा सूर्य को, ग्रह तथा सूर्य जो कि एक भगवान है, सूर्य को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा
मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मिलाने वाली रेखा का क्षेत्रफल 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 जो चाल है, मिलाने वाली रेखा का क्षेत्रफल चाल नियत होता है, ठीक, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होता है। तो ये क्षेत्रफल चाल कैसा होता है? नियत होता है, ठीक है। ए बाई टी, ए डैश बाई टी डैश, ये क्या होता है? क्षेत्रफल का चाल नियत होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य जो है वो उपस्थित है। अब सूर्य उपस्थित है, मान लेते हैं सूर्य भगवान उपस्थित है, यहाँ पर हमारा ए बिंदु है, यहाँ पर हमारा बी बिंदु है। समझ में आ गया? तो ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ए से बी गया है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो हमें एक क्षेत्रफल मिल गया, मान लेते हैं इतना क्षेत्रफल मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि ग्रह जो है वो सूर्य से क्या है? दूर। अब यहां पर उतना ही मान लेते हैं, और ये टी समय में ऐसा हुआ, टी समय में हुआ, ठीक है, और मान लेते हैं कि ए एरिया हुआ, ठीक है, समझ में आ गया? इतना उन्होंने ऑक्युपाई किया। फिर हम इस ग्रह को टी समय देते हैं। कितना समय देंगे? टी समय देंगे। तो टी समय दिया तो हम लोगों को क्षेत्रफल भी उतना ही होगा, क्योंकि ए बाई टी, उतना ही समय में उतना ही क्षेत्रफल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि हम लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल का जो चाल है, क्षेत्रफल चाल, वो तो नियतांक है, ठीक है, यानी कि इक्वल समय में, समान समय में समान क्षेत्रफल वो क्या करेगा? कवर करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या दे दिया? यहां पर भी क्षेत्रफल हम लोगों ने दे दिया, मान लेते ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, तो यहां पर भी हम लोगों ने क्षेत्रफल दे दिया क्या? टी डैश, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए डैश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए डैश और टी डैश ये हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो आप एक बात यहां पर देख सकते हैं, ए बाई टी, ए डैश बाई टी डैश, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ए से बी गया तो टाइम कितना लिया? टी। सी से डी जा रहा है तो टाइम कितना ले रहा है? टी, ठीक है। तो दोनों क्षेत्रफल अब बराबर हो गए। तो गति जो है वो कहां पर जाता है? जब वो दूर था या जब वो नजदीक है? तो सूर्य के जब वो नजदीक है तो इतना ही एरिया को ऑक्युपाई करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? उतना टी समय में ये यहां से यहां तक दूरी तय की, जब नजदीक है तो, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया समान होना चाहिए, ठीक है। तो यदि सूर्य से दूर है, थोड़ा सा ही दूर गया तो एरिया जो है वो ज्यादा हो गया। सूर्य के नजदीक है तो ज्यादा उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी ये वाला एरिया और ये वाला क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यदि हम लोग गति के बारे में बात करेंगे तो जब ग्रह सूर्य के नजदीक होगा, मतलब यहां पर सूर्य के नजदीक होगा ग्रह, तो क्या होगा? गति भी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? सूर्य के नजदीक होगा तो गति ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसकी गति समान होती है। जब वो नजदीक होता है तो उसकी गति ज्यादा होती है, और जब वो दूर होता है तो उसकी गति कम हो जाती है। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि दूर रहेगा ना तो छोटा, यहां से आ गया तो बड़ा ये क्षेत्रफल हो गया, और उतना ही क्षेत्रफल को होने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? सी से डी बिंदु तक जाना पड़ेगा, तभी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो हम लोग एक प्रश्न ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए प्रश्न ये कि मान लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि प्रत्येक ग्रह जो है वो अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हैं, ठीक है, अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हैं। ये F1 है और ये क्या है? F2 है। समझ में आ गया? अब ये क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये A बिंदु है, ठीक है, ये A बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से A बिंदु से ये गया B बिंदु पर, ठीक है, B बिंदु पर गया। अब इसका जो क्षेत्रफल, इसने सूर्य, यहाँ पर सन हमारे उपस्थित है, कोई जरूरी नहीं F2 पर भी हो सकते हैं,
ठीक है, या तो F1 बिंदु पर, यहाँ पर F1 नाभि पर होंगे या तो F2 नाभि पर होंगे। तो ये बात आपको ध्यान समझना होगा। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर का वर्ग, ये हमारा क्षेत्रफल दिया गया है। अब क्या होगा, सूर्य ये कितने समय में ये काम कर देते हैं, जो समय उन्होंने लिया वो अलग ले लिया, समय ले लिया 10 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए सी बिंदु और ये डी बिंदु, ठीक है, सी बिंदु और डी बिंदु हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। यहाँ पर उन्होंने समय लिया है 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, जब वो सी बिंदु से डी बिंदु तक गए, तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, एक क्षेत्रफल हमें होगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आखिर ये बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो क्षेत्रफल चाल होता है वो नियतांक होता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल चाल होगा वो कितना होगा, 100 मीटर स्क्वायर बटा 10 सेकेंड। 100 बटा 10, क्षेत्रफल बटा समय, क्षेत्रफल बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल चाल क्या होगा, नियतांक होगा। तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a बटा समय कितना है 2 सेकेंड बटा 2 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कटा देंगे, इधर 2 से इधर गुना किया तो कितना हो जाएगा, a बराबर 20 मीटर का वर्ग कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इतना वो क्या क्या ये मतलब 2 सेकेंड में वो कितना चलेगा, तो 20 मीटर स्क्वायर के बराबर वो क्षेत्रफल को कवर करेगा। समझ में आ गया। तो ये जो क्षेत्रफल है वो हमारा 20 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाया जाए। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और केपलर के गति के तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो तीसरा नियम होता है वो क्या होता है उसको समझिए। उस नियम को हम लोग कहते हैं आवर्त काल का नियम। तो ये क्या होता है समझिए इस बात को। आवर्त काल का नियम क्या होता है, नियम इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए ये केपलर ने इस नियम के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि देखिए हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ अर्धवृत्ताकार पथ पर चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास अक्ष हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो अक्ष है, यहाँ पर देखिए ये हमारा अक्ष है और ये हमारा दूसरा अक्ष हो गया। तो दो अक्ष दिए गए। तो दोनों अक्षों में से आप देखेंगे कि जो दीर्घ अक्ष है वो कौन सा है, तो जो दीर्घ अक्ष है वो ये है। ठीक, समझ में आ गया। ये हमारा दीर्घ अक्ष है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। ठीक है, किसका केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है हमारा अर्धवृत्ताकार का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं ये हो गया हमारा अर्धवृत्ताकार का ये केंद्र बिंदु है। ठीक, तो अब ये देखिए मान लेते हैं कि एक यहां पर ग्रह, और ग्रह यहां से चलता है, चलते 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 ग्रह चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलते 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 ये ग्रह चल रहा है। ठीक है, और फिर ये बिंदु, इसी बिंदु पर ग्रह जो है वो पहुंच रहा है। तो क्या इसमें कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जवाब है हाँ, इसमें समय लगेगा। उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त काल का समय। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब आवर्त काल उसको हम लोग कहते हैं क्योंकि एक बार पूरी तरीके से चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त काल। ठीक,
समझ में आ गया? ऐसे आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो आवर्तकाल हो गया, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक, समझ में आ गया? ये हो जाएगा अर्ध अर्ध दीर्घ, ठीक है, समझ में आ गया? पूरा दीर्घ मतलब ये पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा पूर्ण दीर्घ, और ये क्या हो जाएगा अर्ध दीर्घ, ठीक है। तो जो समय लगेगा, ठीक है, जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल आवर्तकाल टी है, टी है, यही आवर्तकाल हो गया। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, आवर्तकाल का यदि हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक, आवर्तकाल का हम लोग यदि वर्ग कर देंगे तो ये अर्ध, ठीक है, अर्ध दीर्घ मतलब यहाँ ये अर्ध दीर्घ जो है उसका क्यूब के, ठीक है, समानुपाती हो जाएगा, समझ में आ गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के समानुपाती होगा। चलिए हम लोग इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, आवर्तकाल का वर्ग आवर्तकाल का वर्ग, काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। ठीक है, हमारा आवर्तकाल है, आवर्तकाल का यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो वो वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि ए, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात, यहाँ पर तृतीय घात है, तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको जरा समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा वर्ग है, ठीक, समझ में आ गया? स्क्वायर है, ठीक, तो स्क्वायर है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक, समझ में आ गया? ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, समझ में आ गया? और ये क्या है, इसका भुजा जो है स्क्वायर का, वर्ग का, वो ए है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, वर्ग जो है वो ए हो जाएगा। तो यदि हम लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक, यही हो गया इसका क्षेत्रफल। तो यदि इसका भी हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और यही सूत्र हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ए गुने ए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा ए का वर्ग, ठीक, समझ में आ गया? ये हो जाएगा ए का वर्ग, यही हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। तो समझिए इस बात को, ठीक है, तो ये समझिए इस बात को। तो यहां पर हम लोग एक चीज आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि जो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल निकालने का जो नियम है वो इस रेक्टेंगल का है, वही नियम क्या है, वही नियम जो है स्क्वायर का भी, वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालने का है। यानी कि जितने भी रेक्टेंगल हैं, ठीक है, समझ में, जितने भी स्क्वायर है वो सब के सब रेक्टेंगल हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ग है सब के सब रेक्टेंगल तो हो सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक, समझ में आ गया? जो नियम आप इस पर लगाएंगे वही नियम आप इस पर भी तो लगा सकते हैं ना, ठीक है, दोनों पर तो समान नियम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जो हमारा वर्ग है वो रेक्टेंगल होता है, ठीक, समझ में आ गया? तो रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल होता है तो इसका वर्ग
पर सारा जो सूत्र रेक्टेंगल के लिए है वो लग जाए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रकार से जितने भी हमारे इलिप्स हैं, अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार पर जो सूत्र लागू होगा वो सूत्र हमारे वृत्ताकार पथ के लिए भी लागू होगा। ठीक, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान समझना होगा। जो सूत्र रेक्टेंगल के लिए लागू होगा वही सूत्र हमारा स्क्वायर के लिए भी लागू होगा। समझ में आ गई? प्रत्येक जो हमारा वृत्त है, ठीक है, जितने भी वृत्त हैं उनको हम लोग अर्धवृत्त कह सकते हैं। समझ में आ गया? इसको हम लोग अर्धवृत्त कह सकते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त कहेंगे हम लोग, तो जैसे ही हम इसे अर्धवृत्त बनाएंगे तो यहाँ पर एक चीज समझना होगा कि इसका जो दो फोकस था, दो नाभि था, वो एक नाभि में परिवर्तित हो जाएगा और वो बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अर्धवृत्त होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही अर्धवृत्त से यदि वृत्त बनेगा तो दोनों फोकस जो है इसको गोल करेंगे तो ये दोनों फोकस मिलकर यहाँ पर केंद्र पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा वृत्त। ठीक है, अब ये वृत्त हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो सूत्र आपने इसके लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है, वही सूत्र आप इसके लिए भी लगा सकते हैं। तो यदि कोई सर्कल में जा रहा है, वृत्त में जा रहा है, तो उसके लिए भी हम ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या करेंगे, टी का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के क्यूब। यहाँ पर तो यहाँ पर एक्चुअल में ए कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच की दूरी ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगा ये। ठीक, समझ में आ गया? तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो टी का वर्ग हम लोग करेंगे तो के आर क्यूब हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बात आप समझ गए। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग उत्तर देते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग उत्तर देते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम जो आपके समक्ष जो है वो रखने वाले हैं वो ये है कि मान लेते हैं कि कोई जो है ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो है वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहा है और वो ग्रह जो है हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ है। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है और ये गोल गोल सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये घूम रही है, ये घूम रही है। ठीक है, चक्कर लगा रही है, तो इसका एक आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल हम लोग मान लेते हैं टी है, इसका एक त्रिज्या होगा, त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं। आवर्तकाल हम लोग को पता है कि 1 ईयर होता है, 1 ईयर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक दूसरा ग्रह है वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसका जो त्रिज्या है वो 2r है। ठीक, समझ में आ गया? तो उसका त्रिज्या जो है वो 2r है। अब यहां पर आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कि कितना उसका आवर्तकाल होगा, टी आपको निकालना है। ठीक है, टी कितना होगा। तो एक बात यहां पर देख सकते हैं, हमें पता है कि टी का वर्ग कर देंगे तो के आर का क्यूब करेंगे। ठीक है, तृतीया वर्ग करेंगे तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं के बराबर कितना हो जाएगा, टी का वर्ग बटा आर का क्यूब। ठीक, ये हो जाता है हमारा के। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टी का वर्ग बटा आर का क्यूब। तो सबसे पहले के जो है वो नियतांक होगा, इसके लिए भी नियतांक होगा और इसके लिए भी नियतांक होगा, दोनों के लिए के का मान जो होगा वो समान होगा। तो के का मान यहाँ पर क्या करेंगे, टी का वर्ग बटा आर वन का क्यूब। ठीक, समझ में आ गया? अब इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए समय कुछ भी होगा हमको नहीं पता, T2 मान लेते हैं तो T2 का वर्ग बटा R2 का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया? ये यहाँ पर बात आपको समझना होगा। तो सबसे पहले
T1 कितना है 1 साल, समझ में आ गया। यहाँ पर 1 साल रखेंगे बटा यहाँ पर इसका त्रिज्या कितना है r है, तो r का क्यूब करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 कितना है t का वर्ग है बटा यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कि कितना हो जाएगा 1 बटा r का क्यूब, 1 बटा r का क्यूब, ये क्या हो जाएगा t का वर्ग बता कितना हो जाएगा 2r का क्यूब, तो 2r का क्यूब कितना होगा 2r का क्यूब हो जाएगा 8r का क्यूब, 8r का क्यूब। ठीक है, तो ये r क्यूब कट गया, यहाँ पर t स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि हम लोग t निकालेंगे तो रूट अंडर 8 हो जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से यहाँ पर समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समय आवर्त काल है वो 2√2 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में जो k होगा वो तो समान होगा, इसके लिए तो हमने वही किया है, k समान रख दिया है। T1 का वर्ग करेंगे बटा R1 का क्यूब, k दोनों के लिए समान होगा, दोनों को समान किया, तो इसमें जो आवर्त काल है वो कितना हो जाएगा 2√2 ईयर्स, क्योंकि इसका त्रिज्या बड़ा है, तो त्रिज्या बड़ा है तो इसको चक्कर लगाने में क्या होगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं है। यहाँ पर बीच में क्या है सन ही है और दोनों में सन ही होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। तो बस उम्मीद करते हैं आज ये क्लास इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना ही।